सर मैं इस हुकूमत को वार्न कर रहा हूं, हदबंदी एक ऐसा जख्म होगा जो कभी नहीं भरेगा। ये जख्म हमेशा रहेगा और कहीं खुदा ना खास्ता मुल्क को कमजोर ना कर दे। हुकूमत सिर्फ अपने सियासी लालच को हासिल करने के लिए मुल्क के इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश कर रही है। मैं हमेशा अक्सरियती हुक्मरानी का मुखालिफ रहा हूं, चाहे जबान और मजहब की बुनियाद पर हो। मुल्क को अगर विकसित भारत बनाना है तो हर शहरी की आवाज को कबूल किया जाना इस मुल्क को चलाने के लिए। सर जुनूब की रियासतों के लिए एक ऑप्शन चॉइस है 2011 होगा तब भी हम सीटें लोग खो देंगे। अगर 2026 का होगा तो कैश 22 सिचुएशन होगा। तो मैं हुकूमत से अपील करता हूं आपके जरिए से कि हमारे वजीर आला ने जो तजवीज पेश की रेवंत रेड्डी ने कि हाइब्रिड मॉडल 2 क्या है वो 40% की सीटें आबादी पर, 40% इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर और 20% फेडरल बैलेंस को, मैं हुकूमत से ये डिमांड करता हूं कि मुसलमानों को, ओबीसी को और जुनूबी रियासतों को एलिनेट मत करिए, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। सर वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने इंटरवेंशन में कहा कि तेलंगाना में 25 सीट होंगी। मैं हुकूमत से अपील कर रहा हूं अगर आप वाकई में सच्चे हैं तो मैंने एक अमेंडमेंट मूव किया क्लॉज 3 बिल में कि आई हैव गिवन अमेंडमेंट प्रोवाइडेड नथिंग शैल बी डन टू अफेक्ट द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंजॉयड बाय ईच स्टेट एज सच प्रोपोर्शन एग्जिस्ट इन द 70 हाउस ऑफ पीपल। आप सपोर्ट कर दीजिए उसको। देखिए सर अगर कोई मंत्री यहां पर कुछ बोलता है तो मैं अगर वादा पूरा नहीं होता तो मैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज डालूंगा, मगर कानून की बात हो रही है, आप लिखते क्यों नहीं कानून में? राइट इट इन द बिल दैट 50% वुड बी देयर। आप नहीं लिखना चाह रहे, आप बोल रहे कि मेरी बात का भरोसा करो कि कौन जिया तेरे जुल्फ के शहर होने तक, हम तो खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। सर और आप एक बता रहा हूं सर ये गवर्नमेंट क्यों ला रही है? ये इसलिए ला रही है कि सुन लीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव स्टेप वुड बी टू बरी एंड डीप फॉर ऑल द टॉक ऑफ अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर वन कंट्री, वन स्टेट, वन लेजिस्लेचर, वन एग्जीक्यूटिव। ये किसने कहा? बंच ऑफ थॉट्स में मिस्टर गोलवार कर रहे। 1951 BGS का मैनिफेस्टो, कन्वर्जन ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट्स इनटू यूनिटरी स्टेट। This is what is happening now with these 3 bills. Now please so, I am concluding, sir. I am concluding that can this whole proceedings are being watched by the Muslim women who were raped in Muzaffarnagar. Will they feel happy about it? Bilqis Bano is watching this. Has Bilqis Bano got justice? Zakia Jafri's family is watching this. Have they got justice? No. Please. That is why I conclude, sir, by reciting the share of what Rahat Indori said about this government. जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीन को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे ही चाहो हलाल कर दो। मैं वार्न कर रहा हूं सर, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, ये मत करिए, मुल्क को कमजोर करने की हरकत होगी। शुक्रिया सर। आरक्षण पाने की योग्यता पहला कारण है, आरक्षण पाने की योग्यता ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको कोई प्राप्त कर सके। ये संविधान की बात मैं कर रहा हूं। अगर आज कोई अन्य धर्म का व्यक्ति है जिसको आरक्षण मिलता है, यहां नहीं मिलता है, और अगर वो मुस्लिम बन जाता है तो उसको आरक्षण मिलेगा। तो आरक्षण जन्म से ही मिलता है मान्यवर, किसी प्रकार से प्राप्त नहीं किया, इसलिए वहां पर उसको सील किया है। और दूसरा, ओवैसी जी ध्यान से सुनना, दूसरा अनुच्छेद 15(4) के अनुसार आरक्षण उन लोगों के है, उन लोगों के लिए है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में पैदा हुए हैं। अनुच्छेद 16(4) इसके तहत आरक्षण पिछड़े वर्ग को, नागरिकों को दिया जाता है। अब संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मान्यता नहीं है। ये इंडी अलायंस वालों ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस देश में मुस्लिम आरक्षण की डिमांड खड़ी करना चाहते हैं और इस संविधान की बात करते हैं। कोई भी संविधान पढ़कर बता दे मुझे, संविधान के किस आर्टिकल से
धर्म के आधार पर आप आरक्षण करोगे? कोई बता दे मुझे, एक भी आर्टिकल में कोई प्रोविजन नहीं। मान्यवर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, दोनों का नीति स्पष्ट है। जो संविधान सम्मत नहीं है वो धर्म के आधार पर आरक्षण हम ना भी देंगे, ना कभी किसी को देने देंगे। मान्यवर, अब मैं ओबीसी की बात करता हूं, सुनो ना, सीट बदल देनी पड़ेगी पप्पू जी। मान्यवर, इस देश में ओबीसी का सबसे बड़ा कोई विरोधी पार्टी है तो मैं बिल्कुल कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी। इन्होंने चौधरी चरण सिंह और सीताराम केसरी का अध्यक्ष का, दोनों को काल पूरा नहीं कर रहे। 1957 में, ध्यान से सुनना, अखिलेश जी कहां बैठे हो आपको मालूम होना चाहिए। 1957 में काका साहेब कालेलकर समिति के सुझाव आए जो ओबीसी को आरक्षण देते थे। उन्होंने काका साहब कालेलकर समिति के पूरे सुझावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1980 में, ये जवाहरलाल जी थे, 1980 में इंदिरा जी आई, मंडल आयोग का सुझाव आया और मंडल आयोग के सुझाव को इंदिरा जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। 90 में जब वीपी सिंह आए तब वो मंडल आयोग का इंप्लीमेंटेशन लेकर आए और उस वक्त मान्यवर विपक्ष के नेता राजीव गांधी थे। तो नेहरू जी, इंदिरा जी और अब राजीव गांधी, उन्होंने यहां पर अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण मंडल आयोग का विरोध करने में किया, अपने जीवन का सबसे। और कांग्रेस ने 51 और 71 दोनों में जाति जनगणना का भी विरोध किया। मान्यवर, अब क्योंकि अब मेल नहीं खा रहा है, 15-20 बार चुनाव हार गए, तो अब ये ओबीसी के हितैषी बनने आए। मान्यवर, मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अब तक एक भी ओबीसी का प्रधानमंत्री नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी और अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। मान्यवर, इन्होंने काका साहेब कालेलकर समिति में विरोध किया। मंडल आयोग के रिपोर्ट को इंदिरा जी ने ठंडे बस्ते में डाला और जब लागू होता था राजीव गांधी जी ने भी विरोध किया। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी समुदाय में है, जो 40% होता है। मान्यवर, नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी की सूचियों को संशोधित करने का अधिकार राज्यों को देकर एम्पावरमेंट करा और 14 से 18 के बीच में 16 जातियों को ओबीसी जनजाति में क्या है